वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो हमने देखा था किस तरीके से टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करता है रेजिस्टेंस। इस तरह के फार्मूलाज लगाते हैं। रेजिस्टिविटी भी हमने देखा, राइट। सेम फार्मूला था, आर की जगह रो हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, विल डू दैट। अभी तो थ्योरेटिकली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, फिर विल सी हाउ टू डू इट। फिर मैंने बताया था मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, एलॉयज किस तरीके से वेरिएशन शो करते हैं। मैंने बोला रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, राइट। इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। उनका प्लॉट कुछ इस तरीके से आता है, से इस तरीके से ये रूल होगी रेजिस्टिविटी एंड दिस इज़ योर टेम्परेचर। तो अगर बढ़ाओगे उसे तो जनरली धीरे धीरे करके फिर बढ़ता है, ये इस तरीके से प्लॉट देगा। तो फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, उसी तरीके से हमने बोला सेमी कंडक्टर्स के लिए डिक्रीज होता है। दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज योर टेम्परेचर। तो ये बढ़ेगा, डिक्रीज होगा यहाँ से लेके फिर इस तरीके से डिक्रीज होता है, ठीक है, फॉर सेमी कंडक्टर्स। एंड देन कम्स एलॉयज। एलॉयज में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। रो, दिस इज योर टेम्परेचर। तो मैं बताऊँ कुछ इस तरीके से हल्का सा धीरे धीरे चेंज आएगा, ठीक है, हल्का सा चेंज आएगा। सपोज करो ये 1 है तो ये 1.1 होगा, कहने का मतलब। यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये स्केल बड़ा होता है, ये स्केल यहाँ पे छोटा होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये 1 है तो दिस इज़ 1.1, इस तरीके से। यहाँ पे स्केल मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है स्केल, बहुत कम चेंज होता है। ये दिखने के लिए थोड़ा सा दिख रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन ये स्केल सिर्फ 0.1 का है। यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज होता है, ड्रास्टिकली बढ़ेगा, ड्रास्टिकली कम होगा, ये ध्यान रखना। फॉर एलॉयज, जैसे कि हीटिंग रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वगैरह, ये सब चीज़ें, ओके। तो ये प्लॉट्स आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। होता क्या है फॉर कंडक्टर्स, देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है। n क्या है, रॉ जो होता है, रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल के केस में क्या होता है, रो की n पे डिपेंडेंसी कम होती है, मतलब कंडक्टर्स में। इन केस ऑफ कंडक्टर्स रो डिपेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, डिपेंड्स वेरी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होती है, वेरी लेस ऑन व्हाट डू कॉल दैट, लेस ऑन एन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एन जो है हमने यहाँ देखा है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस ये कम होती है, बिकॉज इन टर्न एन डिपेंड्स लेस ऑन टेम्परेचर, एन डिपेंड्स लेस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो चूँकि एन कम इस पर डिपेंड करता है तो ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये इस पर कम डिपेंड करेगा क्योंकि ये इस पर कम डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो रेजिस्टिविटी उतना ही कि उतना ही रह जाएगा या बढ़ेगा ही, तो कंडक्टिविटी बढ़ नहीं पाती है। फॉर सेमी कंडक्टर्स ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एन इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, ठीक, सॉरी, with rise in temperature, thus रो मतलब resistivity decreases leading to high conductance। क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगा तो ये रेजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ गया, लीडिंग टू हाई कंडक्टेंस। फॉर एलॉयज, एलॉयज में क्या होगा, इनकी भी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत कम चेंज होती है, ठीक है। रो चेंजेस लेस विथ टेम्परेचर, बिकॉज एलॉयज भी किससे बनते हैं, मेटल से ही बनते हैं ना, जैसे कॉपर निकल ये सब बनाते हो कंबाइन करके तो नाइक्रोम वगैरह बनता है। तो चूँकि ये भी इन्हीं से बने हुए हैं तो इसमें जब ज़्यादा चेंज नहीं है तो इसमें कहाँ से आएगा, बिकॉज एलॉयज ऑल्सो आर मेड ऑफ व्हाट,
metals which do not change, which नहीं whose rho doesn't change much with temperature, doesn't change much with temperature। ठीक है। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स जो रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप देखते हो, आप हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं नाइक्रोम ऑयल यूज़ करते हैं, हम लोग टंगस्टन यूज़ करते हैं, मेटल्स वगैरह जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं सबकी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। तो आपके बुक्स वगैरह में भी एक टेबल होगा, उस टेबल को यूज करके रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल दी जाती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, पहले आपको बताता हूँ मैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। पहले टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि होता है वायर बाउंड, कार्बन रेजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, थिक फिल्म रेजिस्टर, फिर थिन फिल्म होते हैं, मेटल रजिस्टर्स होते हैं, वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ये दो टाइप पढ़ना है आपको, वायर बाउंड और कार्बन रजिस्टर्स। ये जो वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं, नाम होता है क्या, वायर बाउंड है, मतलब बाइंडिंग की जाती है, ठीक है, वायर की। और किसकी कैसा वायर होता है, एलॉयज़ का होता है, किसी सिंगल मेटल का नहीं होगा, एलॉयज़ का होगा। ठीक है, मेड बाय वाइंडिंग वायर्स ऑफ एलॉयज़, जैसे कि मैग्नीनियम कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीनियम कांस्टेंटन। अब जो देखते हो वो हीटर वगैरह लगाते हो, क्या वो बाउंड ही है ना, देखते हो उसमें पूरा इस तरीके से होगा। रॉड में भी देखोगे, रॉड भी अगर सिंग कुछ तो ऐसे ही कर्ली ही होते हैं, कुछ देखोगे रॉड होगा लंबा सा, उसमें भी देखोगे छोटे छोटे कर्ल टाइप के होंगे। ठीक है, और इनका जो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है इनकी। रेजिस्टिविटी इज़ ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमने देखा भी एलॉयज़ का बहुत कम चेंज होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो हम कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, हीट जनरेटेड वगैरह। ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी हार्डली फ्यू हंड्रेड ओम्स तक होती है। रेंज जो होती है कहाँ से होती है, हो सकती है मतलब 1 to से 500 ओम्स तक होती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा आपको पढ़ना है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, ये हाई रेंज वाले होते हैं। ठीक है, हाई रेंज रजिस्टर्स। ठीक है, इनका ही बहुत ही हाई रेंज के रजिस्टर्स होते हैं। और ये वायर बाउंड जो होते हैं ये लोग एक्सपेंसिव भी होते हैं, कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि एलॉयज़ सब ये कॉस्टली है। ठीक है, लार्ज साइज होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कार्बन रजिस्टर हाई रेंज रजिस्टर्स होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब दैट इज चीप होता है ये। ठीक है, उसके बाद स्मॉल होता है ये। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आप देखोगे रजिस्टर्स की वैल्यू पता लगानी है, जैसे आपका ही है, बुक्स वगैरह में भी क्वेश्चंस होंगे। होता क्या है, सपोज़ करो एक रजिस्टर है, कभी देखना आपके घरों में भी होगा, कभी बिजली वाले आएँ तो आप देखना इस तरीके से रजिस्टर एक मान लो होगा। ठीक है, देखोगे टीवी वीवी के अंदर भी इस तरीके का एक ट्यूब टाइप का होता है, वो रजिस्टर होता है। उन सब पे आप देखोगे कलर लगाएंगे होंगे 3 4। जैसे मान लो एक ये है, रेड है। ठीक है, फिर मान लो एक मैं लगा देता हूँ, ब्लू लगा देता हूँ। ठीक है, ये चलो सब रेड है, ये ब्लू लगा दिया मैंने। ये लेकिन सॉरी, ये एक चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं,
अलग अलग कलर नहीं, एक ही कलर लगाएंगे, लास्ट वाला एक कलर अलग होता है, ठीक है, लास्ट वाला, या फिर आप वेरिएबल भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो रेड लगा दिया, दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, ठीक है। तीसरा मान लो आपके पास ब्लैक है, नहीं नहीं ये मानता हूँ ब्लैक है, ठीक है चलो, क्योंकि इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लायर आपको दिखाना है मुझे। ब्लैक है, इसके बाद वाला सपोज़ करो ब्लू है, ठीक है, ये ब्लू है, और लास्ट में एक और बैंड होगा, से दिस इज़ गोल्ड। तो इस ये कलर कोडिंग इस रजिस्टर की वैल्यू बताता है, ठीक है। कलर कोड्स गिव वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, ये अपने बुक में देखना होगा उसको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो रेड जो होता है, पहला दो जो होता है ये बताता है, पहला दो बैंड जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता है, ठीक है। फर्स्ट टू बैंड्स रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर। टेबल में वैल्यू होगी इनकी, रेड की और ब्लैक की। रेड की वैल्यू होती है 2, ठीक है, रेड 2 होती है। फिर ब्लैक मैंने बनाया, ब्लैक की वैल्यू 0 होती है। फिर थर्ड वैल्यू जो होता है डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, थर्ड वैल्यू डेसिमल मल्टीप्लायर, 10 ऑन द पावर समथिंग, ये कहने का मतलब मल्टीप्लायर। और चौथा जो होता है दैट इज़ सिंपली टॉलरेंस, मतलब कितना परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है चेंज, ठीक है। फोर्थ वैल्यू क्या मैंने बताया, टॉलरेंस होता है, ठीक है। तो लेट्स राइट इसका, लेट अस राइट रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर एबव रजिस्टर, फॉर एबव रजिस्टर क्या क्या है, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक ब्लू गोल्ड। तो इसकी रेड की वैल्यू होती है 2, ब्लैक की वैल्यू होती है 0, थर्ड वैल्यू क्या है डेसिमल मल्टीप्लायर ब्लू, ठीक है। तो इसका डेसिमल मल्टीप्लायर होता है 10 ऑन द पावर 6, और गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%। तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी होगी रेजिस्टेंस की, दैट इज़ रजिस्टर वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू 20 इंटू 10 द पावर 6 ओम विथ 5% टॉलरेंस। मतलब 5% बढ़ भी जाएगा इससे ज़्यादा तो उतना ये रजिस्टर बर्दाश्त कर लेगा, ये कहने का मतलब होता है ये लास्ट वाले वैल्यू का। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड ऑल, ठीक है। अब चलो थोड़ा स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी वगैरह के बारे में। बहुत ज़्यादा कहानी इसमें नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, मैं बहुत ज़्यादा इसी कहानी सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज़ करो ये वायर है, ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, करंट गया आई, ठीक है, इधर से निकला, यहाँ पे V1 है पोटेंशियल, यहाँ पे V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई करंट इज कैरिड फ्रॉम ए टू बी, मतलब चार्जेस मूव किए मतलब, ठीक है। तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, फ्रॉम बी विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, मान लो V के बराबर है, ठीक है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जितना चार्ज निकला होगा। और मान लो से इन एंड टाइम टी में इतना चला गया, ठीक है। तो वर्क डन कितना किया हमने, V इंटू क्यू, वी क्यू क्या होता है, करेंट और टाइम हमें पता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, उसी से क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब
ये वर्क डन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक, वही वर्क डन जो करेंगे वही एनर्जी ही तो वर्क डन होता है, दिस इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब पावर की बात कर रहे हैं। पावर क्या होता है? एनर्जी डिसिपेटेड और वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी यूज्ड और वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय इलेक्ट्रिक करंट, कितना काम कर रहा है, तो P इज़ W वर्क डन पर यूनिट टाइम। P हमने ये भी निकाला V इंटू आई इंटू टी बाई टी, कट जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा V I। ये आप पहले भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो, हमें पता है बाई ओम्स लॉ। V क्या होता है I R, इसको पुट करो इक्वेशन, इसको 2 मान लो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, पुट 3 इन 2, P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर लिख दो, तो V की जगह आई आर लिख देंगे, आई आर इंटू आई, तो P कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, आप चाहो तो आई को V के टर्म वगैरह में भी दे सकते हो। ठीक है, आई को भी V के टर्म में दे सकते हो। P आई क्या होगा, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ सॉरी यहाँ से आई क्या होगा V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर आर कैंसिल हो जाता है, P क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये 2-3 फार्मूला हुआ पावर के लिए, याद रखना होगा आपको। ठीक है, पावर इज़ वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। इस तरीके से हम पावर निकालते हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन एक के लिए आपको पढ़ना है, मैं बेटर प्रेफर करूँगा उस चीज़ को जब हम लाइव क्लास करें तो वहाँ पे समझाना, बट स्टिल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू यू। इलेक्ट्रिसिटी is transmitted at high or low voltage from the power stations। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये सारे इक्वेशन यूज़ करना है पावर वाला, उससे ही आपको बताना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ये लिख लेना। ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना है इस पावर में ही, बट मैं इसको आँख के सामने प्रेफर करूँगा समझाना, स्टिल आई एम सेइंग इसको सोचना आप लोग थोड़ा, ये क्या चीज़ होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, जब एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, मान लो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, और वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, ऐसे रखे जा रहे हैं। दूसरा होता है पैरेलल, इसमें किसी दो पॉइंट के बीच में ही सारे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच में ही सारे रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया, जैसे ये R1 है, दिस इज R2 है, दिस इज R3 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है रेजिस्टेंस का एक एंड को, जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब का एक एंड को एक पॉइंट पे, दूसरे एंड को एक पॉइंट पे। व्हेन one end of all the resistors are joined together at one point,
point and other end at another point। मतलब इनका ये वाला एंड, ये 3 रजिस्टर्स है तो इन तीनों का ये वाला एंड एक जगह जुड़ा है, ये वाला एंड तीनों का एक जगह जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से नीचे और भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब चलो ज़रा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना का सीखते हैं। जैसे सपोज करो सीरीज़ है, ठीक है, ऐसे है, मान लो 3 रजिस्टर है, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे और भी होंगे। ठीक है, इससे मान लो आई करंट एंटर किया, ठीक है, आई करंट एंटर किया और आई करंट निकलना चाहिए। ठीक है, तो चूँकि ये सीरीज में वन आफ्टर अनदर है तो इसमें कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एक ही रास्ता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान दें, लोग बोलते हैं ना कि करंट सेम क्यों रहता है, वो समझो यहाँ पे एक ही रास्ता है। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होना है, तो चूँकि कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाए तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ओनली वन वे। ठीक है, इन सीरीज देयर इज़ ओनली वन वे, देयर इज़ ओनली वन वे for current to pass, so current remains same। ठीक है, अब मान लो इसको हमने किसी सोर्स से लगा रखा है, पोटेंशियल से। ठीक है, ये वी पोटेंशियल है, यहाँ से करंट निकला था आई, यहाँ से वापस आएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। क्यों, ये मान लो R1 है, दिस इज़ योर R2, दिस इज़ योर R3। ठीक है, करंट रिमेंस सेम, करंट आई रिमेंस सेम थ्रू all registers, but V gets divided। ठीक है, तो सपोज करो से इसके थ्रू जब जा रहा है हमें से बाई ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू आई आर, सो थ्रू फर्स्ट रजिस्टर, मान लो उसके थ्रू पोटेंशियल V1 है, वो क्या हो जाएगा, करंट सेम है आई R1, थ्रू सेकेंड रजिस्टर V2 कितना हो जाएगा, आई R2, करंट तो सेम ही है, आई करंट ही जा रहा है। थर्ड रजिस्टर V3 कितना हो जाएगा, आई R3, इसी तरीके से और होता तो और हो जाता। अब जितना भी पोटेंशियल है, मान लो ये V1 है, ठीक है, आई R1, ये V2 है, आई R2, V3 है, आई R3, ये सारा का पोटेंशियल सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके होना चाहिए, सोर्स के, तभी तो हम बोलते हैं ना कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल should be equal to source potential, that is V is equal to, जो हमने सोर्स का दिया है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जो भी और अगर होता तो। ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई R1 आई R2 प्लस आई R3 प्लस इस तरीके से। अब मानो यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज़ करता जो वही काम करता है जो ये तीनों मिला के काम करते हैं, यही इसीलिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अभी हमने 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो आई करंट जा रहा है, V1 पोटेंशियल, मैं बोल रहा हूँ इन तीनों को हटा के मैं एक वो रजिस्टर लगा दूँ सिंगल, ताकि करंट अभी भी सेम रहे। वो भी तो मैं कर ही सकता हूँ ना, आखिर ये तीनों मिल के कुछ काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इन तीनों की जगह मैं सिर्फ एक रजिस्टर लगा दूँ और काम मुझे वही मिले, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, से I replace all three registers by one single register which does the same work as done by all three। से
दिस इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो V कितना हो जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट। अब इसको यहाँ पे पुट करो, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई सब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस। तो इस तरीके से सिंपली जोड़ दोगे अरिथमेटिक सम तो वो वही काम करेगा। मतलब इन ये 2 हो, ये 4 हो, ये 6 हो, तो 6 4 10 2 12, तो इन तीनों को हटा के मैं एक सिंगल 12 ओम का रजिस्टर ऐड कर दूं तो वो वही काम करेगा जो तीनों मिल के कर रहे हैं। ये मीनिंग है कहने का। ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।